नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि संडे का जो दिन हमारा रिजर्व्ड है वो है सिर्फ रिवीजन के लिए और योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स को डिस्कस करने के लिए। योजना का एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं दिसंबर मंथ का, और दूसरा जो पार्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में, जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अगर कुरुक्षेत्र मैगजीन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के सारे जो एडिटोरियल आए थे उसको जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल से नहीं, जल्दी से, ताकि जो हमारी यादाश्त है वो बरकरार रहे और हम इनके जो पॉइंट्स थे वो अपने आंसर्स में यूज कर सकें। तो शुरुआत करते हैं 20 दिसंबर से। देखिए 19 दिसंबर के जो स्लाइड्स हैं वो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ तो है लेकिन स्लाइड्स नहीं है, इसलिए 20 से हम शुरुआत करते हैं। 20 तारीख को सबसे देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, एक आया था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का आर्टिकल। इसमें क्या हुआ था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक परमानेंट जो ट्रिब्यूनल है उसको स्टैब्लिश करने की घोषणा की थी और कहा था कि जो अभी हर एक रिवर के लिए अलग से ट्रिब्यूनल घोषित करना होता है, अगर कोई स्टेट जाता है रिक्वेस्ट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो वो नहीं करेंगे और एक ही ट्रिब्यूनल होएगा। और जब अभी जो फिलहाल में बाकी जो ट्रिब्यूनल की हैं स्टैब्लिश हो चुके हैं वो सभी समाहित हो जाएंगे एक परमानेंट ट्रिब्यूनल के अंदर में। यानी जब भी कोई स्टेट जाएगा तो ट्रिब्यूनल एक ही रहेगा लेकिन उस स्टेट की डिमांड के अनुसार से एक अलग से ब्रांच बना दी जाएगी। तो इस तरह से ये आर्टिकल था। इसके कुछ फायदे थे जो हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा कि एक ट्रिब्यूनल बनाने से अब स्पीड बढ़ेगी, कॉस्ट भी बचेगी। कि एक ट्रिब्यूनल, पहले तो हर बार अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते थे तो कॉस्ट ज़्यादा आती थी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। एक ही ट्रिब्यूनल होएगा तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी कि विद इन द टाइम फ्रेम ये डिसीजन लेना है। और ये वैसे डिसीजन ये गाइडलाइंस में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कि कोई भी रिवर पर डिस्प्यूट है तो उसका डिसीजन 3 साल के अंदर अंदर आना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने एक और एक्सपर्ट एजेंसी बनाने की भी बात कही जो ये सारी की जो रेनफॉल, इरिगेशन और इस सब का डेटा इकट्ठा करेगी। तो इसके भी काफ़ी फायदे हैं क्योंकि कई बार डिस्प्यूट्स में अलग अलग तरह के डेटा सामने आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाने की भी घोषणा करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका काम क्या होगा कि ट्रिब्यूनल में केस जाने से पहले ये एक्सपर्ट्स की जो कमेटी होगी जिसका नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, यह कोशिश करेगी कि रिवर डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके। यह हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में देखिए ये हायरार्की है किस हिसाब से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। फिर हमने इसके बाद में जो डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। फिर आया था देखिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, नंबर ऑफ, अब इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, कैसे एक परमानेंट जो ट्रिब्यूनल है उन सबको झेलेगा। और एक जो फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जस्टिस है जो इससे परमानेंट ट्रिब्यूनल का जो वो होगा, चीफ होगा, वो कैसे इतने सारे केसेस को सुलझाएगा। और जो देखिए जो फाइनल अवार्ड आता है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा, फिर जरूरत क्या है। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नई इंटरप्रिटेशन दी थी। पहले कहते थे 1956 के अंदर जो एक्ट है उसके तहत ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिवर समझौते हैं उनके तहत दखल नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग से इसको इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई स्टेट डायरेक्ट आता है हमारे पास में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ में अपील कोई स्टेट करता है तो हम उस पर बोल सकते हैं, हम उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो और कौन कौन से चैलेंजेस है, देखिए एक ये तो कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट यह है कि जो अभी जो फिलहाल हर एक रिवर की अगर कोई विवाद उठता है किसी रिवर के पानी के समझौते को लेकर, तो हर एक जो ब्रांच इस्टेब्लिश अलग से होगी उस रिवर को लेकर, वो कैसे अलग होगी वो जो पहले ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए जाते थे उनसे, और कैसे जो पुराने ट्रिब्यूनल हैं उनको एक नए जो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल है उनके अंदर समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह के चैलेंजेस और भी हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन देखिए ये निकलता है जो पानी है ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है और इस पे काफ़ी तरह के, ये सिर्फ पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है, इस पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। जब भी ड्रोट आता है, जब भी कोई इस तरह की मानसून क्राइसिस आते हैं तो एक किसानों को कितनी दिक्कत होती है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसको सोल्व करने के लिए ह्यूमन विल चाहिए। और आगे जो आर्टिकल डिस्कस किया था हमने यूएस एंड चाइना किया था, यूएस एंड चाइना को लेके कौन कौन से इश्यूज हैं। यूएस का एक ड्रोन कैप्चर कर लिया था चाइना ने, ताइवान और चाइना को लेके ट्रंप ने आवाज़ उठाई थी कि जो वन चाइना वन ताइवान की जो पॉलिसी है, और ट्रंप ने यह भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बात कही थी कि चाइना कैसे करेंसी को जो करता है डिवैल्यूएट करता है, यानी कम करता है ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो बीजिंग का क्या रिएक्शन रहा, देखिए बीजिंग तो है इसे हल्के में नहीं लेगा। जैसे ट्रंप ने कहा कि आप ड्रोन रख लीजिए, ट्रंप ने फिलहाल एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है यूएस के खिलाफ में, तो बीजिंग इसको लाइटली नहीं लेगा। बीजिंग ने कहा कि जो वन चाइना की पॉलिसी है, यानी जो ट्रंप ने सीधे बात करी है ताइवान के प्रेसिडेंट से, उस बात से हम आहत हैं, और जो वन चाइना की पॉलिसी है वो नॉन नेगोशिएबल है। जियोपॉलिटिकल क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए ये आर्टिकल में इन्होंने कहा था कि जो आपको याद होगा कि चाइना जो है एक केस्ड नेवल पावर है, एक नेवल पावर तो है, समुद्री सेना इनकी अच्छी है, लेकिन वो बंद है, पिंजरे में बंद है। कैसे, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया था, ऐसे पिंजरे में बंद है
चाइना के आगे आगे हर तरह से चाइना घिरा हुआ है, ये चाइना की बाउंड्री है देखिए। तो यहाँ पे हांगकांग से घिरा हुआ है, आगे जाके फिलीपींस के आइलैंड से घिरा हुआ है, आगे जाके जापान से भी घिरा हुआ है। इसलिए थोड़ी बहुत जो चाइना की समुद्री सेना है वो थोड़ी कमजोर है, क्योंकि वो सब ओर से आइलैंड से घिरी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस का एक कंक्लूजन हमने डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि जो विपिन रावत है, चलो कोई बात नहीं, सरकार ने उनको अपॉइंट तो किया और सीनियरिटी हटा के, लेकिन सरकार को एक क्राइटेरिया रखना चाहिए जिसके अनुसार अगर जब भी वो सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए किसी और को बनाते हैं, यानी सीनियरिटी सरपास करते हैं, तो एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि सेना अध्यक्ष बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं। ऐसा अगर आप इस बार ऑपरेशनल जो इनकी क्वालिटी थी रावत साहब की, उनके बेस पे अगर आप इनको अपॉइंट कर रहे हो तो आगे भी क्या अपॉइंट करोगे या नहीं करोगे, तो कम से कम एक जो क्राइटेरिया है वो फिक्स होना चाहिए। इस तरह की बात थी इस एडिटोरियल में। आगे देखिए, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो स्टेट्स से वास से रिलेटेड था। वास मतलब जो ये वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसमें कहा गया था कि फिलहाल कितनी बेकार सर्विसेज हैं। फिलहाल देखिए, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया था जो हमें ऐसे में यूज कर सकते थे। 663 मिलियन जो है पीपल के पास में अभी लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ वाटर है, और पूरे देखिए ये और 2.4 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास में इंप्रूव्ड सैनिटेशन की कमी है। फिर वर्ल्ड के बाद इंडिया का भी डेटा दिया कि 663 मिलियंस हैं, उसमें से 128 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास में सेफ वाटर नहीं है, इंडिया की बात है, और 840 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास में सैनिटेशन अच्छा नहीं है। तो उसके बाद में इन्होंने कुछ ऐसे बातें रखी कि जो ये सैनिटेशन की सर्विसेज होती हैं, इन्होंने कहा कि देखिए वैसे तो स्टेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो होता है वो लोकल जो इश्यूज है उनसे जुड़ा होता है, लेकिन है क्या, जो स्टेट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो ज़्यादा कारगर साबित हुई है। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, जैसे कि क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है, जबकि लोकल पंचायत या फिर स्टेट गवर्नमेंट ये ज़्यादा रोबस्टनेस होनी चाहिए इनकी पॉलिसी में। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इतनी सारी पॉलिसीज सरकार ने चला रखी हैं, क्या इस पॉलिसीज का आउटकम भी देखा जाता है या नहीं देखा जाता। कहने का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी रुकावटें, कौन से ऐसे रोड़े क्रिएट हो रहे हैं इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए। इस तरह की बातें जो है वो गवर्नमेंट देखती है या नहीं देखती, तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और दूसरा ये कहते हैं कि जैसे जब भी कोई स्कीम चलाते हैं तो बात होती है कि इनको यूनिवर्सल कवरेज यानी 100% लोगों को दे दी जाए, लेकिन कहना अलग और करना अलग है। पॉलिटिकल विल चाहिए 100% लोगों को देने के लिए, तो बेनिफिशियरी जो रिकॉग्नाइज करना अपने आप में एक समस्या है। फिर दूसरी एक बात कही थी कि 2 मुद्दों पर इनको हम स्कीम चला सकते हैं, या तो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट पर, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट जैसे कि सारे के सारे अलग स्टेट के लिए हर एक स्कीम अलग अलग स्कीम, क्योंकि हर एक स्टेट की जो इश्यूज हैं वो अलग हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि या तो लाइफ साइकिल पे भी स्कीम चला सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, और फीमेल के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, इस तरह की स्कीम। ये कहते थे कि फिर कहते थे कि इंडिया के लिए ऐसा इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ऐसा है कि दोनों टाइप में इंडिया को चलाना होगा, यानी जो लाइफ साइकिल के हिसाब से भी चलाना होगा, ज्योग्राफिकल के हिसाब से भी, तब जाके ये स्कीम्स कामयाब होंगी। फिर ये लास्ट में कहते हैं कि जो ये सैनिटेशन से जो रिलेटेड जो स्कीम्स हमने चलाई हैं वो हाफ डन यानी आधी हुई हैं, और अभी भी इनमें जो रोबस्टनेस है, मजबूती को इनहेंस किया जाना बाकी है। और ये देखिए दोनों लाइफ साइकिल और ज्योग्राफिकल बेसिस पे हमें ये स्कीम्स चलानी होगी। तो बस यही है, बैरियर्स जो है वो तो आएंगे ही, और हमें अलग तरह से इनको लेना होगा और उसमें इंप्रूवमेंट करके एक सक्सेसफुल जो ये पॉलिसीज हैं सैनिटेशन और सेफ वाटर से रिलेटेड वो चलानी होंगी। तो देखिए अब ये सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए 20 जनवरी के। अब आते हैं जनवरी तो मैं आगे एडवांस में चला गया। 20 दिसंबर के सारे आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 21 दिसंबर की तरफ। देखिए सिर्फ हमें 8.5 मिनट लगे अभी तक, तो इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार ने चलाई थी, जिसके तहत सरकार ने एक मौका और दिया है। जिसके पास भी काला धन है, तो सरकार ने कहा कि जिसके पास भी काला धन है वो सरकार के पास जमा करा सकता है। 30% उसका टैक्स देना पड़ेगा, उस पर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज आपको पता है, टैक्स ऑन टैक्स, और सेस भी आपको पता है, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और 30% टैक्स देना होगा, 33% उस टैक्स पे टैक्स लगेगा यानी सरचार्ज लगेगा, और 10% पेनल्टी लगेगी। तो कुल मिला के 50% इफेक्टिव टैक्स देना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। और उसके बाद में इनकम टैक्स कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे। इनकम टैक्स नहीं पूछेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाया हो। बाद में कानून की जो अथॉरिटीज हैं, कानून अपना काम करेगा। बाद में अगर पता लगता है कि आपने ये पैसा तो किडनैपिंग से कमाया, तो आप कहोगे मैंने तो गरीब कल्याण में जमा करा दिया। ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ इनकम टैक्स आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, सिर्फ मतलब आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, बाकी कानून अपना काम करेगा। उसके बाद में हमने यह डिस्कस किया था कि जर्मनी में कैसे अटैक हुआ, बर्लिन में अटैक हुआ, तो एक तरह से एंजेला मर्केल के खिलाफ में एक माहौल पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि शुरू में ये आरोप लगे कि जिस शख्स ने ये अटैक किया था वो एक माइग्रेंट था, सीरिया से इमिग्रेंट था। शुरू में यह कहा गया था, बाद में तो पता लगा कि ट्यूनीशिया से वो बंदा था।
तो देखिए जब ये इमिग्रेंट्स जा रहे थे और ये जो माइग्रेंट्स थे जा रहे थे जर्मनी के अंदर में, जर्मनी और जो बाकी यूरोप के कंट्रीज में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं अपने भविष्य के लिए। इनको लगता है वहाँ पे रोजी रोटी का अच्छा वहाँ पे संभावनाएं हैं और लाइवलीहुड की अच्छी संभावनाएं वहाँ पर है। तो देखिए बाकी जो कई देश हैं यूरोप के, उन्होंने तो विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि हम नहीं आने देना चाहते थे इन माइग्रेंट्स को क्योंकि ये हमारी जॉब लेंगे, ये हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करेंगे। लेकिन एंजेला मर्केल ने यह कहा था कि वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी मस्ट अलाउ देम टू एंटर आवर कंट्री बिकॉज दे आर इन डिस्ट्रेस। And Angela Merkel told this kind of things. That's why now there is you can say that resentment against the Angela Merkel. Why she allowed the migrants to come in their country? इस तरह की बात थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद में एंजेला मर्केल की यही बात है। एंजेला मर्केल पे और भी चौथी टर्म यानी 3 बार प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और चांसलर वहां पर होता है और चौथी टर्म के लिए वो अभी लड़ेंगे इलेक्शन। तो एक तरह से उनका जो है अभी एक मुश्किलें हैं उनके लिए। और भी कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिन पे खिलाफ में इनकी रिसेंटमेंट है। एक तो इमिग्रेशन साफ साफ होगा कि इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जो इमिग्रेंट्स थे वहां पर उनको एकोमोडेट किया, और एक जीनोफोबिया जो विदेशी लोगों से जो बाहर के जो लोग होते हैं उनसे एक डर का माहौल है जर्मनी के अंदर भी। यूरोप में बेल आउट हुआ था, ग्रीस को पैसे गए थे, पिग्स कंट्री को पैसे दिए गए थे, तब भी एंजेला मर्केल ने एक ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी जिससे जर्मनी का पैसा गया था यूरोप की स्टेबिलिटी को संभालने के लिए। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए उसके बाद में अगला आर्टिकल आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उससे काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। कौन से एडवांटेजेस होते हैं? एक तो देखिए एम्प्लॉयमेंट का अच्छा पोटेंशियल होता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है और ये लोकल मार्केट के डिमांड्स को फुलफिल करती हैं। फॉरेन एक्सचेंज यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो चीज़ें हैं वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो एक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास अच्छा खासा आता है। और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी जो होता है ये इससे वुमन को मिलता है। और क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्पैरिटी को रिड्यूस करता है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज से। और दूसरा क्या है? एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हमने डिस्कस किया था। एंसिलरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे देखिए जो मेन कुछ प्रोडक्ट नहीं करती। हमने यह डिस्कस किया था कि जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज होती है जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी के लिए कोई स्टीयरिंग बनाता है, कोई पैडल बनाता है, तो ऐसी कंपनीज को कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रीज। ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद देखते हैं कौन से पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद में देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है स्मॉल जो होती है यूनिट्स के, उसके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती है, लेबर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, मैनेजमेंट इनकी अच्छी होती है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और उसके बाद में देखिए ये प्रो पुअर इनको कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल सेक्टर्स में स्मॉल एरियाज में ग्रोथ लाते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं स्मॉल यूनिट्स के? देखिए स्मॉल यूनिट्स के पास में एक रिसोर्सेज अच्छे नहीं ज़्यादा नहीं होते, यानी जो अच्छे रिसोर्सेज बैंक का लोन है या फिर क्रेडिट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं, ये इनके पास में अवेलेबल नहीं होती और इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा ये नहीं उठा पाते। हमने इसका एग्जांपल भी लिया था बीड़ी इंडस्ट्रीज का, झाड़ू की इंडस्ट्री का, कि छोटी छोटी ये झाड़ू है या बीड़ी है तो जितनी ज्यादा बनानी पड़ेंगे तो कोई इतना फायदा तो होगा नहीं क्योंकि मशीनें तो इसमें लगी नहीं, झाड़ू बनाने में और ज्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे। तो इसका इसलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल का यानी जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनानी है और इतना इनका रेट कम नहीं होता बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह में। दूसरे बाद में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में 2 पैरामीटर्स पर ये नापते हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज को। टेक्निकल एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी देखिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़्यादा अच्छी होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अच्छी नहीं होती। और दूसरा कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जब हमारे देश में ग्रोथ आती है तो उसका फायदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं मिल पाता, ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा मिलता है। देखिए जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि वो मशीनें लगाती है, नई मशीनें लगाती है, नए उद्योग स्टैब्लिश करती है। तो इस तरह से, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं होती, पैसा नहीं होता, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। और दूसरा देखिए और दूसरे कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के? जब भी इनकम बढ़ती है, जैसा हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया, जब भी इनकम बढ़ती है तो इनका जो है डिमांड नहीं बढ़ पाती और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरह से इनके पास में वही रिसोर्सेज की कमी होती है और जो लेबर होता है उनका भी फायदा नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वैसे तो उनको भी फायदा होना चाहिए जब लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं? खुद से लेबर ना लेके वो थर्ड पार्टी को ऑर्डर देती है कि हमें इतनी लेबर आप प्रोवाइड कर दीजिए। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी ग्रोथ होती है, इनकम लेवल्स बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ता है, लेकिन
इंफ्रास्ट्रक्चर जो के बढ़ने का फायदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए जो इनके पास इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, वो उनको चाहिए सिर्फ एक रोड लेंथ, उनको चाहिए एक स्मॉल रोड्स, इनके लिए जो छोटी इंडस्ट्रीज के आसपास रोड अच्छी हो ताकि अपने प्रोडक्ट को आसपास के एरिया में अच्छे से पहुंचा सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चाहिए सिर्फ बेसिक एमिनिटीज जैसे कि पानी, इस तरह की चीजें चाहिए, आसान चीजें चाहिए इनको। सजेशंस क्या क्या है? सजेशंस ये है कि देखिए ऐसी जो पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़े, जो ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़े और इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज्यादा बढ़े। और दूसरा देखिए ये है कि रिमोट एरियाज तक भी इनके प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, ऐसा सरकार को सुविधा करनी चाहिए और इसमें एक इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद एक अर्बन एडवांटेज का भी एंगल था कि कैसे अर्बन में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादा कामयाब होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और एक और एंगल जो उन्होंने दिया था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, यानी जो हाउस होल्ड लेबर होती है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज में, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती, वो ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं होती, बजाय कि वो जब बाहर से लेबर लाते हैं, यानी जब घर के लोग होते हैं वो थोड़ा लेजी हो जाते हैं, काम कर लेंगे, इस तरह से प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं आ पाता स्मॉल टाइप इंडस्ट्रीज में जो घर के अंदर ही होती हैं। उसके बाद में हमने इसमें एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था 2014 में। जल्लीकाट्टू जो एक खेल होता है उसमें बुल्स के साथ में जो खेल खेला जाता है तमिलनाडु के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि इन पर, इस खेल से जो वहाँ पे बुल्स होते हैं उन पर एक अत्याचार होता है और एनिमल्स को भी राइट है, एक उनके पास भी ऑनर होना चाहिए, उनके पास भी एक डिग्निटी है जिनको आर्बिट्ररी उन जो एनिमल्स है उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। यह केस का नाम भी याद रखिए, आप मेंस के एग्जाम में से यूज कर सकते हो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस में ए नागराजा, इस तरह केस है। उसके बाद में देखिए दो घटनाएं, ऐसी घटनाएं हुई उनका हम जिक्र यहाँ पे करना चाहेंगे। गुरुग्राम में एक लियोपर्ड आया और उस लियोपर्ड की हत्या कर दी गई ग्रामीणों ने, और क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये जो लियोपर्ड है सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी एक ऐसा ही लियोपर्ड मिला यमुना फ्लड प्लेन्स में, और उसको शांत कर दिया जाए और उससे इसको वापस भेजा जाएगा पकड़ के, अब कहाँ, पुराने उनके घर में, या तो किसी रिजर्व फॉरेस्ट में या फिर नेशनल पार्क में। तो अब इन्हीं दो मुद्दों पर बात करते हैं इस आर्टिकल में। वो कहते हैं कि जैसे इंसानों को आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रावधान है, ऐसे ही एनिमल्स को भी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में सेम राइट उपलब्ध है कि कोई भी बिना किसी ड्यू प्रोसेस के एनिमल्स की हत्या नहीं की जा सकती, और एक किसी कारणवश जब वो एक खतरा पैदा करें ह्यूमन बींग्स के लिए तभी उनकी हत्या की जाती है। लेकिन अब बात देखिए आप, इस तरह का राइट तो अभी जो असल में प्रैक्टिकली तो ह्यूमंस के साथ भी फॉलो नहीं होता। ह्यूमंस को भी आप देखते हो कई बार कस्टोडियल डेथ और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है कि इनका जो नेचुरल होम्स है वो है क्या। जिस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया कि जो लियोपार्ड पकड़ा गया है उनको भेजा जाएगा किसी या तो नेशनल पार्क में या रिजर्व फॉरेस्ट में, उन्होंने देखते ही अनुमान लगा लिया या तो ये हस्तिनापुर जो विलेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश, या फिर दूसरे हरियाणा की कालेसर नेशनल पार्क है, यहाँ से आया है। तो इसलिए उन्होंने बात की कि इनको वापस भेजा जाएगा। देखिए एनिमल्स की हम बात करते हैं कि इनको नेशनल पार्क में भेज दो या फिर रिजर्व फॉरेस्ट में भेज दो, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं हम ये कहते हैं कि ये इंक्रोचर्स हैं, ये तो इंसानों का घर नहीं है, ये तो एनिमल्स का घर है। तो इस तरह से भेदभाव होता है एनिमल्स के साथ में, क्योंकि देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये साफ साफ कहता है कि एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना ही वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर इनको इनके लाइफ से वंचित किया जाता है तो सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी सहमति से जब ये ह्यूमंस के लिए खतरा बन जाते हैं। तो ऐसा हमने डिस्कस किया था पहले। उसके बाद में देखिए वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड ये होनी चाहिए कि जो ये एनिमल्स हैं, यानी खास करके जो लियोपर्ड की बात की गई है, इन्होंने सीख लिया है एक तरह से इंसानों के साथ रहते हुए, लेकिन अब फिर भी जो एक डर का माहौल है ह्यूमन बींग्स में, जैसे वो लियोपर्ड आया गुरुग्राम में निकल के बाहर, लेकिन लोगों को लगा कि वो हमारी जान के लिए खतरा है, और हो भी सकता था क्योंकि एनिमल्स के पास कुछ ऐसा माइंड लाइक ह्यूमंस होता नहीं है। लेकिन फिर भी आर्टिकल में ये कहते हैं कि जो एनिमल्स है उन्होंने एक अमेजिंग, जो खासकर लियोपर्ड ने एक अमेजिंग जो भी है ये शो करी है। हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के वर्ड कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, एडेप्टेबिलिटी। तो ओडिसिटी, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बहादुरी शो करी है और इनको मारा जाना और ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, कम से कम हमें कुछ और तरीके अपनाने चाहिए ताकि इनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद में देखिए आते हैं 22 जनवरी के आर्टिकल्स की तरफ में। 22 जनवरी के आर्टिकल्स में जो ये थे एलोपो की बात की गई थी कि एलोपो में एक तरह से पीस एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं 3 देशों के द्वारा। कौन कौन से ये देश थे? एक था ये रशिया, और दूसरे थे टर्की और ईरान। इससे पहले क्या होता था देखिए, उससे पहले सिर्फ रशिया और यूएस थे, सिर्फ यही पीस के लिए एफर्ट्स लगाते थे।
और बाद में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इन दोनों के बीच में सितंबर 2016 में, जो कि बाद में यूएस ने तोड़ दिया और इन्होंने सीरियन सोल्जर्स की हत्या कर दी थी बाद में। देखिए अब क्या किया, अब क्या हुआ है, 3 देश एक साथ आए हैं। कौन कौन से ये देश हैं? अब आए हैं रशिया, टर्की और ईरान। ये 3 देश एक साथ आए हैं और जो एक सोल्यूशन निकालने के लिए कि एलोपो और सीरिया पर क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और तीनों के तीनों देश में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए रशिया वहाँ पर सीरिया का साथ दे रहा है, ईरान भी साथ दे रहा है, और टर्की का मिलिटेंट्स पर इन्फ्लुएंस है काफ़ी, इसलिए तीनों का साथ आना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की ने पहले मिलिटेंट्स की सहायता की थी, और जो है रशिया और ईरान की डायरेक्ट लिवरेज हैं इनके ऊपर में, असद के ऊपर में, जो सीरिया के रेजीम पर जिनका होल्ड है अभी। देखिए टर्की ने जो पहले जो टेररिस्ट की सहायता की थी, वो उनकी जो पॉलिसी है वो बैकफायर कर गई है। क्यों? क्योंकि देखिए उनको ये लगता था कि कुर्द जो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो पूरे रीजन में स्कैटर्ड है, उनको लगता था कि अगर कुर्द मजबूत हुए तो वो हमारे लिए खतरा है, टर्की को लगता है वो हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे कुर्द लड़ रहे थे सीरिया में ISIS के खिलाफ में, तो उन्होंने क्या किया, ISIS की बल्कि सहायता की ताकि वो कुर्द को हरास के, और कुर्द हार जाएंगे तो टर्की में कुर्द के लिए जो टर्की के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसा सोचा था टर्की ने। लेकिन हुआ उल्टा, ये पॉलिसी उनकी बैकफायर कर गई, कुर्द तो और मजबूत हुए सीरिया के अंदर में, और जबकि ISIS ने हमले करने स्टार्ट कर दिए टर्की के अंदर में। तो टर्की ने अब अपनी पॉलिसी चेंज करी है। तो क्या इससे शांति आएगी? शांति तो देखिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, जो कि यूएस के अलाइज हैं, और ये जब तक कि साथ नहीं आएंगे तो शांति कहीं ना कहीं लाना एक बार में मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ने पहले भी शांति स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेबनान 1989 जब एक रीजनल प्रॉब्लम थी, सिविल वार यहाँ चल रहा था, सऊदी अरेबिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। उसके बाद में देखिए सीरिया की प्रॉब्लम है, काफ़ी वैसे भी एक रीजनल प्रॉब्लम है, तो इसमें जो सऊदी अरेबिया और इनके अलाइज को है वो साथ आना चाहिए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस हो चुका है, जान माल प्रॉपर्टी सब कुछ, एक पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो गई है सीरिया के अंदर में। सो इट इज़ हाई टाइम व्हेन सऊदी अरेबिया एंड इट्स अलाइज कम टुगेदर एंड ब्रिंग ए सॉल्यूशन सो दैट पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द सीरिया। उसके बाद में देखिए मणिपुर का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। मणिपुर में एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है काफ़ी दिनों से, 50-60 दिन इनको हो चुके हैं, और काफ़ी लाइफ वहाँ पे प्रभावित हुई है। जो डेली बेसिक वस्तुएं हैं वो भी वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। और देखिए क्या कारण है इसके कारण देखिए ये है कि एक नए तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने। आने वाले इलेक्शन है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुकी लोगों की डिमांड थी। वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ थी, हमने डिस्कस किया था, एक कुकी है, एक नागा है, एक मैत्री है। मैत्री हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं, और जो कुकी हैं वो हिल एरिया में रहते हैं। इनके पास में जो इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है अगर यहाँ जाने के लिए। जो नागा है काफ़ी स्टेट्स में, 3-4 स्टेट्स में वहाँ पे स्कैटर्ड हैं, और अलग से ग्रेटर नागालैंड स्टेट की मांग कर रहे हैं विद इन द इंडिया। और कुछ ग्रुप्स जो NSCN खापलांग हैं वो अलग से कंट्री की भी मांग कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, कुकी की डिमांड को छोड़ते हुए, ये कुकी है K, ये नागा है N, और ये है मैत्री M। तो इन्होंने क्या किया, कुकी को डिमांड को देखते हुए ऑलरेडी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करके कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, जिससे कि नागा लोग हैं वो नाराज हो गए। नागा कहते हैं कि हम तो अलग से स्टेट की मांग कर रहे हैं, और आप हमारे अभी के जो नागा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको तोड़ रहे हो, ये तो गलत है, आप हमारी एकता को तोड़ रहे हो। नागा जो डोमिनेटेड इलाके हैं उनके टुकड़े आप कर रहे हो, इससे ग्रेटर नागालैंड की जो मांग है वो डाइल्यूट होगी, वो प्रभावित होगी। तो इसी चक्कर में इन्होंने अभी ब्लॉकेड किया, और पहले भी 2011 में ब्लॉकेड हुए थे, तब इन्होंने कुकी ने ब्लॉकेड किया था, नागा ने काउंटर ब्लॉकेड किया था। तो ये ब्लॉकेड की पॉलिटिक्स चल रही है वहां पर। ये देखिए NH-37 पे यहाँ पर ब्लॉकेड हुआ है, और पूरी की पूरा रास्ता कट हो गया है, चिकन नेक हाईवे से पास होता है, और क्राइसिस पैदा हो गए हैं। सजेशन क्या है, देखिए जो ये ब्लॉकेड का है, ब्लॉकेड्स के थ्रू पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो बहुत बेकार है। इससे एथनिक ग्रुप्स हैं वो और ज़्यादा पोलराइज होते हैं, और डायलॉग्स के तहत अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसे निकालना चाहिए, और सरकार की 0 टॉलरेंस की एक पॉलिसी होनी चाहिए ब्लॉकेड्स के खिलाफ में, ऐसा कहते हैं ये। उसके बाद में एक आर्टिकल था जम्मू कश्मीर के बारे में, यूरी अटैक्स के बारे में, कैसे कौन सी परिस्थितियां हमारी नेशनल सिक्योरिटी कैसे प्रभावित हो रही है। यूरी स्ट्राइक के बाद में देखिए ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि जो हमारी विक्ट्री थी वो सिर्फ शॉर्ट लाइफ थी, और काफ़ी हैवी प्राइस हमें देना पड़ा। अभी तक हमारे 60 जवान शहीद हो चुके हैं। उसके बाद में जो आतंकवादी हमारी फोर्सेज पर हमले कर रहे हैं, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी एक टेंशन का माहौल पैदा हुआ है। उसके बाद में कहते हैं कि इंडियन आर्मी का क्या व्यू था सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में। इंडियन आर्मी ने कहा कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए वो एक लिमिटेड और केयरफुली थे, और उन्होंने इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने टेलीफोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया भी, अपनी टेंशंस भी बताई कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके लॉन्च पैड्स को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी का क्या पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कोई सरप्राइज भरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था जिस तरह की आवाजें उठ रही थी हमारे देश के अंदर से, जिस तरह का माहौल पैदा हुआ था हमारे देश के अंदर से, तो कहीं ना कहीं इनको आभास हो चुका था कि कुछ ना कुछ इंडिया से करने वाला है हमारे अंदर। तो इसलिए इन्होंने कुछ रेसिस्ट भी नहीं किया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो अब क्यों नहीं किया, इसका देखिए एक कारण तो ये भी है, क्योंकि यूरी अटैक करवाने में पाकिस्तान
पाकिस्तान आर्मी की एक भूमिका थी। तो देखिए, जब भी कोई चोर को हम पकड़ते हैं तो एक तरह से वो उतना एग्रेसिव नहीं होता जितना इनोसेंट होता है। अगर किसी आप इनोसेंट आदमी पर इल्जाम लगाएंगे तो वो कूद के पड़ेगा आपके ऊपर में एकदम से, लेकिन आप चोर पे आरोप लगाओगे तो वो रेसिस्ट तो करेगा लेकिन ऊपर से एक्टिंग करेगा, क्योंकि अंदर से उसको पता होगा कि मैंने कहीं ना कहीं चोरी करी है। वैसे ही पाकिस्तान की सेना के साथ में है, इसलिए इन्होंने इंडिया को इतना रेसिस्ट नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि हमने ही तो अटैक करवाया है। उसके बाद में देखिए, पाकिस्तान ने अब पूछा गया कि एक जनरल के व्यू यहाँ पे रखते हैं इस आर्टिकल में, क्या उनसे पूछा गया कि आप दोबारा से आप पे अटैक होता है तो आप रेसिस्ट करोगे? तो ये कहते हैं कि हाँ, इसी बात पर निर्भर करता है कि क्या हमने वो हमला करवाया इंडिया के बाद में, जिसके जवाब में इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। अगर हमने हमला करवाया है तो हम देखिए क्या आप फिर से जवाब ना दें, लेकिन हमने अगर कुछ नहीं किया तो हम रिटालिएट करेंगे। तो उसके बाद में देखिए, ये कहते हैं कि एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी अगर इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आर्मी तो हो सकता है जवाब ना दे, लेकिन जो लोकल पाकिस्तान की सेना है वहाँ पे जो बॉर्डर पर तैनात है, वो छोटे अफसर, वो तो इस बात का जवाब दे सकते हैं, और जैसे ही वो जवाब देंगे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और इस तरह की इंडियन साइड, वो कहते हैं कि इंडियन साइड भी जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर सिचुएशन को बताती है, उससे भी वो होता है। देखिए, लो कॉस्ट रिस्पॉन्स जो होता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ये आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, ये मैं तो अपने व्यू इसमें ऐड भी नहीं करता, और दोनों तरह के आरोप लगते हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं लेफ्ट के खिलाफ हूं, उसमें आया था एक पॉइंट, और किसी ने आज ही कमेंट किया कि मैं एंटी नेशनल हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कौन सी आइडियोलॉजी है। चलो आगे चलते हैं। द लो कॉस्ट रिस्पॉन्स है। द लो कॉस्ट रिस्पॉन्स क्या है हमारी? वैसे एक सेकंड का बोलता हूं कि हमारी सिर्फ आइडियोलॉजी एक ही है यार, इंडिया का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, और फिलहाल जो ये हमारी डिस्कशन का मकसद सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें जाएं भाड़ में, हमें पेपर क्लियर करना है, बस इतना ही हमें पता है और कुछ नहीं पता। बाकी देखिए, मैचिंग फोर्स, लो कॉस्ट रिस्पॉन्स यानी लो कॉस्ट वार जो पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ छेड़ा हुआ है, उससे क्या है देखिए, मैचिंग फोर्स वुड नॉट हैव बीन स्मार्ट। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का हमला जवाब, यानी अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक्स से करेंगे तो वो एक स्मार्टनेस नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। अगर किसी चीज़ को आप मान ही नहीं रहे तो डेफिनेटली आपको जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक लो कॉस्ट वार छेड़ दिया, जिससे कि वो अब तीन चीज़ें कर रहे हैं। वो एक तो देखिए, जो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं बार बार बॉर्डर पे, दूसरा वो क्या करते हैं, दूसरा वो हमारी फोर्सेस पर आतंकवादी हमला करवाते हैं अल-कायदा, इसके लश्कर तोयबा के तहत, जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है इनके थ्रू में। तीसरा, ये कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना ये जो है रिस्पॉन्स इनका स्ट्रॉन्ग है, देखिए स्लो किलर है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो तो अमूल्य हैं, वो तो प्रीशियस हैं। और दूसरा देखिए, जो साउथ कश्मीर में जो कैंपेन चल रहा है, इससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि कश्मीर में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान होता है। दूसरा देखिए, जो सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है किस तरह से उभर कर आ रही हैं, सिचुएशन और ज़्यादा डेटेरियोरेट हुई है। बॉर्डर पे हमारी जो जवान है वो शहीद हुए हैं, और जो बॉर्डर के एरिया के आसपास है उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी वहाँ पर है वो एक तरह से डाइल्यूट हुई है, और जो फैब्रिक है वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। उसके बाद में एक चिल्ड्रंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि किस तरह से जो बच्चे गुम हो रहे हैं, मिसिंग चिल्ड्रंस। मदुरई ब्रांच जो तमिलनाडु की ब्रांच थी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लैक्सिटी यानी ढीला ढाला रवैया मत अपनाएं इसको बच्चों को ढूंढने में, और ये सिर्फ एक तमिलनाडु की प्रॉब्लम ना होकर एक नेशनल प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए, 60,000 चिल्ड्रन जो हैं वो हर साल गुम हो जाते हैं, और दो अकेले एक आंकड़ों के अनुसार में पिछले साल 2,953 चिल्ड्रन तो अकेले उत्तर प्रदेश में गुम हो गए। दूसरा देखिए, अब फिर जो बचपन बचाओ आंदोलन है कैलाश सत्यार्थी का, ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कहा कि सरकार को आप ऑर्डर दें कि जिससे वो एक प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करें। उसके जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड थी, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, trackthemissingchildren.gov.in, और पिछले साल जो जून 2015 में खोया पाया .gov.in भी, ये भी पोर्टल स्टार्ट हुआ था। इन दोनों पोर्टल से एक अवेयरनेस चलाने की बात है कि अगर आपको कोई बच्चा मिलता है तो आप इस वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं, या फिर ये खोजने की भी कोशिश करते हैं पेरेंट्स से। और ऊपर वाली वेबसाइट के अनुसार से ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल करवाते हैं जनता के सामने कि कितने बच्चे गुम हुए, कितने मिले। तो एक तरह से अच्छा ही है। और दूसरा फिर इसमें आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल, कि बच्चों के गुम होने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनकी हो जाती है, और काफ़ी बच्चों को देखिए किडनैप कर लिया जाता है, या फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, या फिर उनको जो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, और कई बार इनके फोर्स्ड मैरिज यानी जो है जबरदस्ती इनसे शादी करवाई जाती है, चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, और दूसरा माइनर्स को डोमेस्टिक हेल्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
ग्रे एरियाज क्या हैं? ग्रे एरियाज ये कहते हैं कि देखिए जितने बच्चों का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है और उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे गुम होते हैं, लेकिन वो कागजों में उनके नाम नहीं दर्ज हो पाते। और दूसरा कहते हैं अदर रीजन्स, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद में काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये कहते हैं कि दूसरे रीजन्स, लेकिन इस दूसरे रीजन्स कौन से हैं इन पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाती, इसलिए भी कहीं ना कहीं इन पर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। और हर एक स्टेट का अलग अलग कारण है, ये अदर रीजन्स हैं वो हर एक स्टेट के अलग अलग हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा बच्चे गुम होते हैं क्योंकि इनको डोमेस्टिक लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूसरे स्टेट में कोई अलग कारण है। सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि देखिए पिछले साल भी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी हमारे देश के अंदर जो बच्चे गुम हो रहे हैं, तो हमें जो ट्रैफिक सिंडिकेट्स है, ट्रैफिकिंग के जो सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सभी स्टेक होल्डर्स को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा और इनके लिए एक साउंड रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस भी होनी चाहिए। मतलब जब भी इनको पकड़ा जाए तो ऐसा नहीं कि अब इनके पेरेंट्स अगर नहीं मिल पा रहे हो तो इनको रिहेबिलिट किया जाए, इनकी पढ़ाई जो बीच में इफेक्टेड हुई है उसको, पढ़ाई को पूरा किया जाए। उसी के लिए देखिए एक बिल आया था, ये जो बिल का नाम था द ड्राफ्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ये लोकसभा में पास होना था विंटर सेशन में, लेकिन नहीं हो पाया। जो अब बजट सेशन में होप की जा रही है कि ये बिल पास हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम 23 दिसंबर के आर्टिकल्स। देखिए उन्होंने एक बात की थी, जब इनकम टैक्स की जो रेड हुई थी जिसमें तमिलनाडु के सेक्रेटरी का नाम आया था जिसका नाम था पी रामा मोहन राव, तो अब कहना ये इस आर्टिकल में चाह रहे थे कि हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पर भी अब इनकम टैक्स की रेड्स हो रही है, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है डिमोनेटाइजेशन से, जिससे कि कुछ लोगों के जो काला धन है वो सामने निकल कर आ रहा है। ये लेकिन सिर्फ एक लिटिल गेन है और टिप इन द आइसबर्ग है। बहुत सारी ऐसी ब्लैक मनी है जो अभी भी छुपी हुई है। और अभी देखिए कहते हैं कि 15.4 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थे, उसमें से 10 दिसंबर तक तो 12 लाख करोड़ तो आ ही चुके हैं। और उसके बाद में जो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी उसका फायदा भी बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी से यही संकेत निकलता है कि जो ब्लैक मनी है वो नहीं पकड़ में आई है सरकार के। थोड़ा तो फायदा हुआ है लेकिन वो कम है, इस तरह की बात आर्टिकल में कह रहे थे। उसके बाद में एक अलग आर्टिकल था जो कि ये आर्टिकल था पोलैंड का। पोलैंड में किस तरह से एक क्राइसिस पैदा हुए हैं जहां मीडिया पे दमन हो रहा है और सरकार अपने लॉयलिस्ट को इस्टाब्लिश कर रहे हैं और डेमोक्रेसी का वहां पे, डेमोक्रेटिक जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है वहां पे। इस बात पर चिंता जताते हुए हमने ये पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन ने किस तरह से आवाज़ उठाई और वार्न किया वारसा को कि आप ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे आपके खिलाफ में। और जो यूरोपियन काउंसिल होती है जो मीटिंग होती है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स की, और इस काउंसिल में आपको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था और हमने यह भी उस टाइम पर डिस्कस किया था कि क्वेश्चन भी आपको दिया था कि यूरोपियन काउंसिल किस तरह से मजबूत है, बजाय कि हमारे सार्क में, हमारी कंट्रीज जैसे कि सार्क कंट्रीज में 8 देश आते हैं तो उनमें तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। फिर एक अगला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रंप से रिलेटेड आर्टिकल था। किस तरह से ट्रंप क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को लेकर, चाइना की करेंसी को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग जॉब। ट्रंप कह रहे थे कि चाइना सारी जॉब्स ले गया और एक साउथ चाइना में भी वो जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, एक एग्रेसिव रवैया अपनाया है। फिर ट्रंप ने एक जो चाइना की पॉलिसी है उस पर भी सवाल उठाए। तो अब देखते हैं ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या था। फिर हमने इसमें देखिए कंटेक्स्ट भी डिस्कस किया था कि 1949 जो चाइनीज रेवोल्यूशन थी उसमें 2 पार्टी थी, एक KMT और एक थी जो दूसरी माओ की पार्टी। माओ की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे USSR और KMT को सपोर्ट कर रहे थी USA। तो KMT हार गई थी, हार के KMT चली गई थी ताइवान में। ये देखिए जो ये मेनलैंड है और बाहर के चले गए थे ताइवान में। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1971 तक तो US ने मानने से इनकार कर दिया था कि वो जो असली मेनलैंड चाइना है यानी माओ का चाइना वो असली चाइना नहीं है। यानी 1971 तक तो US यही कहता था कि ये छोटा सा यानी आज का जो ताइवान है वही असली चाइना है, ऐसा कहता था US। लेकिन 1979 में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी और US ने एक अपना एक्ट भी पास किया था कि ताइवान रिलेशंस एक्ट, की कल को कोई आर्म्ड हमला यानी कुछ हमला होता है ताइवान पे तो US ताइवान की सुरक्षा करेगा। इस तरह का एक्ट है US के जो सरकार ने पास किया था। और 1992 में एक कंसेंसस भी आई थी जिसके तहत में दोनों कंट्रीज तो नहीं कह सकते कि दोनों पार्ट्स जो मेनलैंड चाइना और ताइवान, इन दोनों ने मान लिया था कि हम दोनों चाइना के ही पार्ट हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों की अलग अलग थी। जो मेनलैंड चाइना कहता था यानी जो आज का मेन चाइना है वो कहता था कि ताइवान हमारा पार्ट है, और जो ताइवान कहता था कि वो मेनलैंड है वो हमारा पार्ट है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन दोनों की अलग अलग थी। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि जो US के स्टांस में चेंज हो चुका है। 1979 तक तो US ने कुछ भी नहीं कहा और चाइना की पॉलिसी को माना। लेकिन अब ट्रंप ने जो ट्वीट किया और उन्होंने वन चाइना की पॉलिसी को चुनौती दी, और वो देखिए ट्रंप जो है वन चाइना की जो पॉलिसी है उसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए ताइवान के मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं ट्रंप। और US मीडिया ने कहा है कि ये चाइल्डिश है, एक बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं ट्रंप। और उसके बाद में देखिए जो चाइना की वन चाइना की पॉलिसी है क्या। वन चाइना की पॉलिसी यह है कि
अगर किसी कंट्री को चाइना के साथ डील करना है तो उसको चाइना की जो सोवरेनिटी है ताइवान के ऊपर उसको मानना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। और 21 स्टेट ने अभी तक ताइवान को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ये छोटे कंट्री हैं जैसे सेंट्रल अमेरिकन, अफ्रीकन, पैसिफिक आइलैंड्स। बड़े देशों की आज के टाइम में देखिए कम ही हिम्मत है कि वो चाइना की सोवरेनिटी को चुनौती दें। और अब क्वेश्चन यह उठता है कि क्या जो ताइवान है वो अलग से एक आइडेंटिटी है कि नहीं। देखिए ये बात है, अलग से आइडेंटिटी है ताइवान, लेकिन किसी किसी केस में, यानी हर एक केस में अलग अलग है। ये कई तरह के एग्रीमेंट्स हैं जो ताइवान के साथ साइन हुए हैं किसी न किसी कंडीशन को लेकर। जैसे कि अगर देखिए कई सारे बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन किए चाइना ने यूएन के साथ में, यूएस के साथ में। उसी के तहत में जो इनको ताइवान को कई बार देखिए एक मौका मिलता है इन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत में कि आप ठीक है, आप ये कंडीशन फुलफिल कीजिए और अलग से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत में। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ताइवान को कंडीशन, चाइना ने ताइवान पे कंडीशन रखी कि आप रखिए ताइपाई, आप अपना नाम रखिए ताइपाई चाइना, चाइनीज ताइपेई। इसके तहत में अगर आप ऐसे नाम रखोगे तो आप एडीबी में शामिल हो सकते हो, एपेक में और डब्ल्यूटीओ में अलग अलग से रिस्पेक्टिवली है, आप देख लेना। तो इस तरह के आप नाम रखोगे तो ही आप शामिल हो सकते हो। ताइवान, सिर्फ ताइवान नाम लेकर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह के एग्रीमेंट चाइना ने साइन किए हुए हैं। दूसरा, चाइना के जो रिसेंट मूव्स हैं वो भी ताइवान को शामिल होने में रोक रहे हैं डब्ल्यूएचओ में। और दूसरा, डब्ल्यूएचओ में देखिए शामिल हो गया था ताइवान, लेकिन चाइना ने कंडीशन रखी थी कि आपको 1992 की जो कंसेंसस है, यानी कि वन चाइना की पॉलिसी, उसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिए। इसी कंडीशन के साथ में ताइवान शामिल हुआ था डब्ल्यूएचओ में। दूसरा देखिए, चाइना ने इंश्योर यह किया कि जो यूएन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ताइवान ना पार्टिसिपेट करके, ऐसा चाइना ने इंश्योर कर लिया था अभी। और रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखिए रिपरकशंस काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट चैलेंज है चाइना की सोवरेनिटी को। ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप ने जो सीधी बात करी है ताइवान से, इससे तो जो सी लेन्स हैं उनमें भी एक खतरा पैदा हो जाएगा। साउथ चाइना सी जो पहले से एक इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे माहौल और ज़्यादा गर्मा जाएगा। और यूएस को ऐसा करने से पहले जो इसके अलाइज हैं वहाँ पे, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको भी एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जापान भी कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से एक वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो और चाइना के साथ हमारे जो है संबंध और ज़्यादा बिगड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बिजनेस है जापान का भी चाइना के साथ में। और पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं, देखिए पॉसिबल सिनेरियो तो 4 सिनेरियो की उन्होंने बात की थी कि या तो चाइना गिव अप सोवरेनिटी, और या तो चाइना अपनी सोवरेनिटी को छोड़ दे ताइवान के ऊपर से, जो कि पॉसिबल नहीं है। ताइवान भी एग्री हो जाए कि हम यूनिफाई होंगे मेनलैंड चाइना के साथ में, नहीं पॉसिबल। और सी ये है कि यूएस विड्रा कर ले ताइवान से, नहीं पॉसिबल, क्योंकि इससे तो यूएस की जो सुपर पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगी। चौथा ही सबसे ज़्यादा है कि वाशिंगटन रिवोक कर ले वन चाइना के प्रिंसिपल को, और वही डायरेक्शन में अब ट्रंप जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बैकफायर भी कर सकती है। लेकिन देखिए बात यह है कि फ़ायदा क्या होगा ट्रंप को ऐसा करके, नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए जो चाइना का जो वन चाइना की पॉलिसी है उससे यूएस को कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होता, जैसा ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं उसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करूंगा, बल्कि इससे नुकसान होएगा। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ उनके रिलेशंस बिगड़ेंगे, चाइना के साथ रिलेशंस बिगड़ेंगे तो अभी के जो व्यापार है वो भी बंद पड़ जाएगा, तो इससे यूएस को बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा, ये कहते हैं कि जो ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। फिर एक जो बाइनल और कोची में जो ये 2 साल के अंदर में एक आर्ट एग्जीबिशन होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 2 साल के अंदर एक आर्ट एग्जीबिशन होता है विदेशों की तरह, इटली के शहर की तरह, और इसमें काफ़ी साफ सफाई रहती है, काफ़ी पहले से इसमें तैयारियां स्टार्ट होती हैं और एक कल्चरल एक्सपीरियंस इसका अच्छा रहता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, आर्ट का मेला लगता है यहाँ पर। और बस यही है, आर्टिकल में कुछ खास नहीं था इसमें। दूसरा ये आर्टिकल था विश्वनाथन का, विश्वनाथन के जवाब में ये आर्टिकल लिखा गया था और इसमें यह डिस्कस किया गया था कि क्या हमें सीरिया में इंटरवीन या सीरिया पर स्टैंड लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए था। विश्वनाथन ने 16 दिसंबर के आर्टिकल में कहा था कि हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं और हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बोलते हैं हमेशा से, और इंडियन को बोलना चाहिए सीरिया के क्राइसिस पर। तो उसके जवाब में इस आर्टिकल में जो फॉरेन डिप्लोमेट थे जिनका नाम था चिन्मय गरे खान, इन्होंने कहा था कि देखिए सीरिया में 4 लाख जाने जा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पूरी की पूरी जनरेशन है, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए इतने सारे एक्टर्स हैं सीरिया में, किसके खिलाफ आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, और इतने सारे एक्टर्स अपना अपना फायदा देख के वहाँ पे लड़ रहे हैं कि आप किसके खिलाफ भी बोलते हो तो उससे आपके रिलेशंस प्रभावित होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वहाँ जाकर अपनी आर्मी भेजकर या स्टैंड लेकर क्या फ़ायदा किसी से रिलेशन बिगाड़ कर। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सीरिया पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए, हमें सीरिया पे स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हो रही मौतों के खिलाफ में स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे खड़े हो रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बोलना चाहिए। वो कैसे? इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि सोमालिया के खिलाफ में, उसके बाद में एक देखिए और भी था, उसके बाद में उससे पहले ये आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद में इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद में हम नॉन अलाइन थे, यानी किसी भी ना यूएसएसआर के साथ जुड़े थे ना यूएस के साथ में जुड़े थे, और लेकिन हमने
अलग अलग इश्यूज़ पर अलग अलग स्टैंड लिया। जैसे सुएज क्राइसिस में हम बोले, इजिप्ट के पक्ष में बोले, लेकिन हंगरी के खिलाफ हम नहीं बोले। तो हर एक इशू पर हमने इनजस्टिस के खिलाफ या जस्टिस के खिलाफ बोलने की कोशिश करी। जस्टिस के खिलाफ तो कौन ही बोलता है, इनजस्टिस के खिलाफ ही बोला, मतलब। और कहते हैं फिर ये सोमालिया का जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, सोमालिया का एग्जांपल इन्होंने दिया कि सोमालिया में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन थी 1990 में थे। उस टाइम पे हम नॉन परमानेंट मेंबर थे, फिर हमने आवाज़ उठाई और हमने हर एक उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जो वहाँ पर हो रहे अत्याचार को रोक रहा था। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन एक जो न्यूट्रल स्टैंड है, हमें ना तो किसी कंट्री के खिलाफ बोलना चाहिए, ना ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किसी देश के साथ हमारे रिलेशन बिगड़े, लेकिन हमें वहाँ पर हो रही जानों के खिलाफ में बोलना चाहिए। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अब इवैक्यूएशन हो रहा है, अब फ्रांस और रशिया के बीच में वहां पे एक ऐसा समझौता हुआ है जिससे कि इनोसेंट लोग हैं उनका एलोपो से इवैक्यूएशन हो रहा है। तो हमें कम से कम इस चीज के पक्ष में बोलना चाहिए। तो इस तरह की ये बात कहते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि जो सीरिया की सिचुएशन है, काफी देखिए वहां पे ना जाकर इंडिया ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होने चाहिए, लेकिन हमें बोलना चाहिए। और एक तरह से नैम का, जैसे किसी ने कमेंट में अच्छा चीज़ लिखी थी कि नैम का प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाने के लिए। लास्ट में अच्छी लाइन थी कि नो रीज़न फॉर अस टू मेंटेन साइलेंस, की कोई रीज़न है नहीं कि वहाँ पे हम साइलेंस मेंटेन करके रखें। अब आते हैं 24 दिसंबर के आर्टिकल्स। 24 दिसंबर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ये क्लास 10th के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे कि जैसा सीबीएसई ने अभी डिसाइड किया कि 2018 से जो नो डिटेंशन की पॉलिसी थी कि पहले बच्चों को 10वीं के क्लास में फेल नहीं किया जाएगा और उनका पूरे साल एक इवैल्यूएशन चलता रहेगा और उनको अगली क्लास में हर हालत में भेज दिया जाएगा। 2008 के टाइम में राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी आई थी, तब ये पॉलिसी आई थी नो डिटेंशन की, और उसके बदले में आई थी ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, पूरा साल इवैल्यूएशन चलता रहेगा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब देखिए जो ये नो डिटेंशन की पॉलिसी थी, इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्टेट बोर्ड्स के बीच में और सीबीएसई के बीच में, और तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स हैं इनके पक्ष में, नो डिटेंशन के पक्ष में? ये कि ये इससे यह क्या होता है, बच्चे अपना एप्टीट्यूड को पता लग जाता है, बच्चों को अपना एप्टीट्यूड पता लग जाता है छोटी क्लासों में ही। और इससे क्या होता है, टीचर्स भी एक तरह से एंकरेज होते हैं नई इनोवेशन के लिए। और इससे क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रेस करता है, बच्चों के मन में जो है वो दबाव नहीं बढ़ता। लर्निंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आप एक साल में अभी एक महीने में कर लो या फिर लास्ट के एग्जाम में कर लो, पूरा साल चलती रहती है। और नो इससे फेवर में और ये पॉइंट आता है कि जो रट्टा मारने वाले बच्चे हैं वो पैदा नहीं होते, क्योंकि पूरा साल तो आपकी जो सीखने वाली चीज़ है वो चलती रहती है, और एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ रहे, सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो। दूसरा, और कौन से ऐसे पॉइंट्स थे कि नो डिटेंशन पॉलिसी के अगेंस्ट है? क्यों? देखिए, एक तो इससे जो पेरेंट्स और बच्चों को एक ढीला ढाला रवैया, सीरियस नहीं लेते वो पढ़ाई को, उनको लगता है कि अगली क्लास में तो चले ही जाएंगे, तो पढ़ने से क्या फायदा। एक जो गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन था, अगर डिटेंशन नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा? तो कुछ ना कुछ एक ऐसा एग्जाम तरीका देते हैं कि अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट की पहचान हो जाती है। और ये देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पूरे साल जो सीखने का हमने सोचा था वो नहीं हो पाता, और टीचर्स के पास भी ट्रेनिंग नहीं है, वो ऐसा इनोवेशन कर नहीं पाते जैसा हमने सोचा था। तो इसका यानी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा था कि देखिए, जो ये पॉलिसी है नो डिटेंशन की, वो एक अच्छी पॉलिसी थी, इससे अपॉर्चुनिटीज देता था ये बच्चों को भी, टीचर्स को भी, ताकि अपने अपने काम में सुधार कर सकें। और फिर ये बात कहते हैं कि नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005, इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है टीचर्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स को अपने तरीके से ट्रेन कर सकें। और कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स को एसेस करने का सबसे जो तरीका है वो स्कूल लेवल पर ही एसेस करने का है, कि इनको स्कूल लेवल पर ही जो है इनके असेसमेंट और इवैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि वो जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड था, कि रमन मैग्सेसे अवार्ड हमने कहा था कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट पर ये स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी चीज़ों में दिया जाता है कि जैसे गवर्नेंस, करेजियस सर्विसेज टू द पीपल एंड प्राग्मेटिक आइडियलिज्म विद इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। फिर आर्टिकल में डिस्कस किया था कि किस तरह से दो ऐसे लोग पर्सन्स जिनको मिला था ये मैग्सेसे अवार्ड, एक का नाम था विल्सन, दूसरे का नाम था कृष्णा। विल्सन बोलता है मैनुअल स्क्वेंजिंग के खिलाफ में, कृष्णा बोलते हैं जो ये कार्नेटिक म्यूजिक के खिलाफ में बोलते हैं। और दूसरा देखिए मैनुअल स्क्वेंजिंग आपको पता ही होगा कि जो रिमूव करते हैं, रिमूव करना, कैरी करना, डिस्पोज करना, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है उसको। और इनको जो ये फिजिकल क्लीनिंग ऑफ लेटरिन, सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, वो भी सबके अंदर आता है मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर में। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी कास्ट का लोग हो, कोई भी क्लास का लोग हो, कोई भी जेंडर हो, उनको जो है क्लीन टॉयलेट्स अपने आप से साफ करने चाहिए। और दूसरा, एक पार्लियामेंट में एक्ट भी पास किया था 1993 में, जिसके तहत में मैनुअल स्क्वेंजिंग पर रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस आज भी चलती है, और उसके खिलाफ में एक सुर्खियों में आई, हाईलाइट में आया, जब अम्बेडकर जी का जो शताब्दी वर्ष था 1993 के आसपास में। तो कास्ट कार्नेटिक म्यूजिक में कैसे हैं, इसमें कृष्णा कहते हैं कि देखिए जो ये कार्नेटिक म्यूजिक है वो पिछले 100 सालों से यू कैन से दैट ये जो एलीट अर्बन ब्राह्मण्स मैन हैं उनके पक्ष में है, यही लोग कंपोज करते हैं, गाते हैं, और इनको ये सब कुछ सुनते भी वही हैं। और ये कहते हैं जो कार्नेटिक म्यूजिक है, फिर भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई थी
वो वुमन ने इनकी शुरुआत की थी और नॉन ब्राह्मण्स ने इसकी शुरुआत की थी, और ऐसी कम्युनिटी जिसका नाम था इजाई वेलार्स। और अब बाद में इसको ले लिया गया, जो सोशली डोमिनेंट ब्राह्मण्स ने इनको ले लिया गया और इन्होंने जो इस म्यूजिक को अपने हिसाब से ढाल लिया गया। अब देखिए अब देखिए, अगर इस आर्टिकल में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट के बारे में कुछ लिखा गया तो मेरा व्यू थोड़ी है, पूरा का पूरा आर्टिकल का ही तो व्यू है ये। सेल्फ प्यूरिफिकेशन या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई है इस आर्टिकल में। अब देखिए ब्राह्मण्स यानी बात करते हैं कि ब्राह्मण्स को अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि अगर उनके मन में किसी को एक्सक्लूड करने का ख्याल आता है या फिर किसी को हर्ट करने का ख्याल आता है तो उनको अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। दूसरी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, और ये कहते हैं कि दलित्स को के अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको अपनी वर्दनेस समझनी चाहिए, उनको अपनी डिग्निटी समझनी चाहिए। कृष्णा कहते हैं कि आर्ट सबकी है, विल्सन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया तो मैनुअल स्क्वेंजिंग को अभी तक क्यों होती है। अंबेडकर कहते हैं कि देखिए आर्टिकल नंबर 17 के आया था और अंबेडकर के कारण आया था उस टाइम पर, फिर भी देखिए इस आज भी जो है एंडोगमी यानी जो भेदभाव किया जाता है, जैसे इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते और इकट्ठे बैठ के इंटरमैरिज नहीं होती डिफरेंट कास्ट के बीच में, और ये सारे बैरियर्स जो है कास्ट के, कृष्ण कहते हैं वो ये बातें तो छोड़िए, इकट्ठा गाना भी नहीं गा सकते। अब दूसरा देखिए वर्ना के सिस्टम पे, यानी अंबेडकर जी कहते हैं जो वर्ना के सिस्टम को लेकर विवाद, वर्ना के सिस्टम का क्रिटिसाइज करते हैं अंबेडकर जी, और कहते हैं कि म्यूजिक से लेकर जो ह्यूमन वेस्ट होता है इसको कैरी करना है, इसके बेस पे पर्टिकुलर कास्ट के साथ में भेदभाव किया जाता है। और ये कहते जो बाद में विल्सन कहते हैं कि साइंटिस्ट, प्लानर्स और ब्यूरोक्रेट्स को आगे आना चाहिए ताकि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को जड़ से खत्म हो। कृष्णा अपने आप से कदम उठाते हैं, कृष्णा लेक्चर लेना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं और जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो लास्ट में एक अच्छी लाइन थी जिसे यूज कर सकते हैं, द फाइट फॉर जस्टिस इज इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ही आंसर्ड। इस तरह का यह आर्टिकल खत्म हुआ। बाद में एक यूरोप का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल था, कल ही डिस्कस हमने किया था। टेररिस्ट अटैक हुआ एक बर्लिन के अंदर में, तो इसमें इसके अलावा भी काफ़ी जैसे रशियन एम्बेसडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई टर्की के अंदर में, और भी काफ़ी क्राइसिस पैदा हुए हैं इन सब जगह पे यूरोप में, जैसे कि यूरोप जो क्राइसिस हुए, ग्रीस क्राइसिस हुए, रिसेशन आया और टेररिस्ट अटैक हुए बेल्जियम के अंदर में, फ्रांस के अंदर में। तो ये कहते हैं कि जो एक यूरोप में क्राइसिस पैदा हो गए हैं, ये तो अभी तक सही है कि इनकी प्रोडक्टिविटी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ईयू जो था, यूरोपियन यूनियन, 2008 से पहले एक सक्सेसफुल मॉडल जाना जाता था और हर कोई वहाँ पे जाना चाहता था कि उनको लगता था कि यूरोपियन यूनियन से एसोसिएट होंगे तो हमारी भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देखिए ग्रोथ रेट उनकी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में क्राइसिस हुए 2013 के अंदर में, तब भी इनकी रशिया से रिलेशन खराब हो गए और इनकी जो रिस्पेक्ट थी पूरी दुनिया के अंदर में वो कम हुई। और ये कहते हैं कि विशियस साइकिल पैदा हुआ है, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन या रिलीजन के साथ में एक भेदभाव किया जाता है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर में से, फिर उस धर्म के लोग और ज़्यादा होते हैं जिसका नाम ये कहते हैं इस्लाम, उस रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं कि और ज़्यादा वो होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और जाते हैं वो सीरिया के साथ में ISIS की फिलोसफी पर वो चल जाते हैं और उनके बाद में और अटैक्स होते हैं, फिर और ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तो इस तरह की बात करते हैं कि विशियस साइकिल चलता जा रहा है, यानी जितना एक अटैक के बाद में और ज़्यादा यू कैन से फ्रस्ट्रेशन आती है, आइसोलेशन आती है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में यूरोप के अंदर में, फिर दोबारा से अटैक होता है और दोबारा से और लोग ज़्यादा इनके खिलाफ में हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये चलता जा रहा है। उसके बाद में कहते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट है उनका भी उभार जारी है। फंडामेंटलिस्ट यानी वो लोग जो अपने देश का फ़ायदा सोचते हैं और उनके जो कॉस्मोपॉलिटिनियम यानी पूरा वर्ल्ड एक ह्यूमन चैन है, इस तरह की बातों में ये बिलीव नहीं करते। इनके सामने देश सबसे पहले आता है और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारे देश में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये जो फंडामेंटलिज्म था ये देखने को मिला ब्री एग्जिट में भी, यानी जैसे आपसे ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, और डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में भी कहीं ना कहीं ये फंडामेंटलिज्म दिख रहा है। उसके बाद में आर्टिकल लिखने वाले कहते थे कि फ्रांस के अंदर में एक और लेडी जिसका नाम है मैरीन ला पेन, अब ये भी जीत सकती हैं, तो फंडामेंटलिज्म फ्रांस में भी आ सकता है। उसके बाद में आता है देखिए न्यू अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी पैदा हो रही है। न्यू अनसर्टेनिटीज यानी नई अनिश्चितताएं। ये कहते हैं कि टर्की इज नाउ फोर्जिंग न्यू फ्रेंडशिप्स। ये कहते हैं टर्की अब एक नई तरह की दोस्ती की शुरुआत कर रहा है रशिया के साथ, ईरान के साथ में। और जो अभी ट्रंप जीत के आए हैं वो किस तरह की ये पॉलिसी अपनाएंगे ऐसा भी कह पाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ट्रंप की कुछ मायनों में दोस्ती बढ़ सकती है पुतिन के साथ में, तो यूरोपियन यूनियन और यूरोप के रिश्ते हैं वो यूएस के साथ में और ज़्यादा खराब होंगे। वे फॉरवर्ड क्या है देखिए, कहना Yeah, it is true that now the European Union is in crisis, but in the past Europe has shown a very strong resilience, and whenever Europe was in crisis, it has shown resilience and it has bounced back. So this kind of things the person wants to say in the article. और दूसरी ये बात कहते हैं कि जो पॉपुलिज्म है,
पॉपुलिज्म बढ़ रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन इनकी और ज़्यादा खतरे में आती जा रही है यूरोप के अंदर में, और रैशनल पॉलिसी को बनाना डिफिकल्ट हो गया है, जिसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है ब्रिटेन एग्जिट को लेकर में। ताकि उसमें क्या हुआ, जनता ने चाहा कि हमारी जॉब्स नहीं जानी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जनता नहीं देख पाती, कहीं ना कहीं से आर्टिकल के एंड में और वे फॉरवर्ड में कहा गया, और पॉपुलिज्म की पॉलिसी या फिर रैशनलिज्म की पॉलिसीज बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इस 50 मिनट के अंदर हमने पूरे 5 दिनों के आर्टिकल्स डिस्कस किए। 19 तारीख के नहीं कर पाए क्योंकि स्लाइड्स मिसिंग थी। तो इसी तरह हर संडे को हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका हमारा एकमात्र मकसद ये है, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है और हमारी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। जब तक हम अपने जो डिस्कस हुए पॉइंट्स को पेपर के अंदर यूज नहीं करेंगे और मार्क्स नहीं लाएंगे, हमारा मकसद अधूरा है। इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।